हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हम लोग पॉलिटी में क्या पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट। आज की क्लास में हम लोग पार्लियामेंट को भी ख़त्म करेंगे, जिसमें हमने एक तो टाइप्स ऑफ बिल पढ़ना है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फंड क्या क्या होते हैं पार्लियामेंट के, और फिर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देन आफ्टर आपका और बीच में साथ साथ स्टेट वाला बता देंगे। फिर आपका बचेगा एक टॉपिक जिसमें हमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ बिल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिल। ओके, टाइप्स ऑफ बिल कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मनी बिल। पहले पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये प्रेसिडेंट में पढ़ाया था, फाइनेंशियल बिल। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिल कौन से होते हैं। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये बिल कहाँ कहाँ लाए जाते हैं, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट होती है इसको पास करने के लिए, तो कैसे होते हैं, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कौन सा, मनी बिल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मनी बिल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मनी बिल क्या होता है और सबसे पहले इसको कहाँ लाया जाता है, ठीक है, कौन से हाउस में लाया जाता है। ओके, तो फाइनेंस फाइनेंस में सबसे पहले आ जाएगा, हमने मनी बिल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फाइनेंस बाद में पढ़ते हैं, पहले मनी बिल देखते हैं। तो मनी बिल का आर्टिकल 110 में साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 110 क्या बोलता है कि मनी बिल क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले मनी बिल बोलते किसको है, तो हम लोग मनी बिल किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी बिल जो पैसों के रिलेटेड हो, लाइक फाइनेंस हो गया, रेवेन्यू टैक्स, जो भी बिल पैसों के रिलेटेड लाया जाएगा वही बिल कहलाएगा मनी बिल। लेकिन हम उसको मनी बिल कब बोलते हैं, वो मनी बिल कब बोलते हैं, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो प्रॉपर इनकी स्टैंप लगती है, और जब तक स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं करेगा तब तक हम उसको मनी बिल नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि मनी बिल को मनी बिल कौन डिक्लेयर करता है, तो डेट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसको याद रखना। कैन बी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली, तो ये लाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं देगा तब तक ये बिल नहीं लाया जा सकता। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, मैं पहले भी ये बातें बता चुका हूँ जब मैंने आपको प्रेसिडेंट की पावर्स वगैरह बताई थी। तो इसमें क्या होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। मैक्सिमम बिल को किसी भी हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल के रिलेटेड कोई भी बिल होगा वो हमेशा लोकसभा से ही स्टार्ट होगा और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही लाया जाएगा। और पास यहाँ पे देखो पास होने का प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले लोकसभा में आएगा बिल, किस में आएगा, लोकसभा में, तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 50%+1, और किसका, प्रेसिडेंट वोटिंग का। तो मेजोरिटी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। फिर उसके बाद जाएगा ये बिल राज्यसभा में। यहाँ पे ध्यान से देखना, राज्यसभा में भी इसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना होता है। अब मान लीजिए कि राज्यसभा इसके ऊपर 14 दिन के अंदर अंदर कोई रिप्लाई नहीं करती है, मतलब वो नहीं चाहती है कि पास हो। तो अगर वो 14 दिन तक नहीं रिप्लाई करेगी, देन ये बिल माना जाएगा कि ऑटोमेटिक ये पास माना जाएगा। इसका मतलब मनी बिल में राज्यसभा की पावर ना के बराबर है। मनी बिल में राज्यसभा की पावर ना के बराबर है, क्योंकि अगर सिंपल मेजोरिटी से पास करते हैं ठीक है, नहीं भी करेंगे तो भी क्या माना जाएगा कि ये बिल पास है। तो इसका मतलब राज्यसभा की पावर मनी बिल में ना के बराबर होती है। उसके बाद किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट। अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया तो लोकसभा में पास हो गया, तो लोकसभा इसको सीधा प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। देखो प्रेसिडेंट इस पर साइन करता है, आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है कि उसको डिनाई नहीं कर सकता, मनी बिल को प्रेसिडेंट डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ उस पर पॉकेट बीटो यूज कर सकता है। एक बार पॉकेट बीटो यूज कर सकता है, मतलब बिल को होल्ड कर सकता है, ठीक है। ये है प्रेसिडेंट की पावर। बाकी उसको बिल को साइन करने से मना नहीं कर सकता कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। तो मनी बिल क्या होता है, सबसे पहले सर ऐसा कोई भी बिल जो फाइनेंस के रिलेटेड हो, रेवेन्यू के रिलेटेड हो, टैक्स के रिलेटेड हो, मीन्स कि मनी के रिलेटेड कोई भी बिल, वो बिल कहलाएगा मनी बिल।
उसके बाद उसको जब तक स्पीकर ऑफ लोकसभा डिक्लेयर नहीं करेगा, उस पर स्टैंप नहीं लगाएगा, तब तक वो बिल मनी बिल नहीं कहलाएगा। तो मनी बिल पे किसके सिग्नेचर, किस पे वो होता है, उस पर स्टैंप को लगाता है, तो बोला जाएगा लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही लाया जा सकता है, और ये सिर्फ लोकसभा में आता है। पास होने का तरीका मैंने बता दिया, लोकसभा में आएगा, सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। फिर राज्यसभा में, राज्यसभा पास करे ना करे 14 दिन के बाद उसको हम लोग पास मान लेंगे। फिर उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के पास ये 100 आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को डिनाई नहीं कर सकता मनी बिल को, लेकिन आप पॉकेट वीटो यूज कर सकते हैं। चलिए सेकंड बिल देखते हैं अभी, फाइनेंस। फाइनेंस बिल क्या होता है? आई होप कि ये वाला बिल आप समझ गए होंगे। सेकंड बिल देखिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल आर्टिकल नंबर 117 में लिखा हुआ है। फाइनेंस बिल का आर्टिकल 117 है, मनी बिल का आर्टिकल 110 था। अब दोनों में फ़र्क क्या है, बस उसको समझ लेना, बाकी दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है, खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें वो सारे की सारे प्रोविजंस हो गए, वो सारे की सारे प्रोविजंस हो गए जो हमने कहाँ पढ़े, वो हमने पढ़े मनी बिल। मतलब जैसे मनी बिल है वैसे इसके सारे प्रोविजन है, जैसे जैसे पास होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। नॉट डिफाइंड एज मनी बिल बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, बस इसमें यही एक फ़र्क है कि इसको स्पीकर ऑफ लोकसभा डिफाइन नहीं करता है। जैसे उसमें क्या था, स्पीकर ऑफ लोकसभा जब तक नहीं बोलेगा तब तक वो मनी बिल नहीं कहलाएगा, और इसमें जब तक स्पीकर ने नहीं बोला तो मनी बिल नहीं बनेगा। अगर स्पीकर इसको डिफाइन करता तो इसका मतलब मनी बिल था। तो फाइनेंस के रिलेटेड भी बिल मनी बिल होते हैं, लेकिन जब तक उसको स्पीकर उसको ना बोले। जब स्पीकर ने साइन कर दिया, स्पीकर ने बोल दिया, तो वो मनी बिल डिक्लेयर हो जाएगा। इसको ऐसा नहीं करते, इसका मतलब ये सिंपल एक ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करेगा इसके बाद। तो कंक्लूजन ये हुआ कि ऑल मनी बिल क्या है, फाइनेंशियल बिल होते हैं। सारे के सारे मनी बिल क्या है, वो फाइनेंस बिल होते हैं। लेकिन सारे के सारे फाइनेंस बिल मनी बिल होंगे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि फाइनेंस बिल तब मनी बिल होगा जब स्पीकर इसको डिक्लेयर करेगा। मनी बिल तो सारे फाइनेंस होते हैं, क्योंकि पैसों के रिलेटेड तो फाइनेंस हो गया, लेकिन सारे फाइनेंस मनी बिल होंगे ये डिक्लेयर कौन करता है, ये स्पीकर करता है। क्योंकि इसको स्पीकर डिक्लेयर नहीं करेगा, करेगा तो वो मनी बिल बन जाएगा। इसको भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे लाया जाता है, इसको भी लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसको भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मनी बिल था। फर्क कहाँ देखा कि फाइनेंस बिल पे क्या स्पीकर इसको डिक्लेयर करता है कि नहीं करता। तो इसको एक मेजर डिफरेंस याद रखना कि इसको नीड टू पास इन बोथ हाउस बाय मेजोरिटी, इसको दोनों हाउस में पास होना पड़ेगा, वो भी किसकी, सिंपल मेजोरिटी के साथ। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, 50% प्लस 1 वोट होने चाहिए किसके, प्रेजेंट एंड वोटिंग के। जितने लोग प्रेजेंट हो गए उसमें से जितने लोगों ने वोटिंग करा, सीधा बोलो जितने वोटिंग करते हैं उसका 50%। तो ये दोनों हाउस में पास होना चाहिए, लोकसभा में, फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में पास नहीं होगा तो फिर बिल फेल हो जाएगा। लेकिन मनी बिल में क्या था, राज्यसभा में फेल हो पास हो कोई मतलब नहीं है, वो बिल को पास ही माना जाएगा। 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, अगर वो रिप्लाई भी नहीं करते तो भी पास माना जाएगा। लेकिन फाइनेंस बिल में ऐसा नहीं है, ये दोनों हाउस में पास होना चाहिए। ये है आपका फाइनेंस बिल। ओके, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तीसरे वाला, जिसका नाम है आपका कौन सा बिल, जिसका नाम है आपका ऑर्डिनरी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, देखो क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा। पॉलिटी अगर आपने मेरे से पढ़ी है तो पॉलिटी में आप पूरी क्वेश्चन बना सकते हो। तो सबसे पहले इसका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 107 और 108 में इसके बारे में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी बिल। देखो ऑर्डिनरी बिल कौन से होते हैं, जो मनी और फाइनेंस बिल के हट के जो भी बिल है वो सारे ऑर्डिनरी बिल होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल होंगे। एक अमेंडमेंट बिल है वो अलग होगा। छोटे छोटे डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा। जैसे मनी बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस क्या था कि मनी बिल को डिक्लेयर करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, तभी वो मनी बिल कहलाता है, नहीं तो वो फाइनेंस ही रहेगा, पैसों के रिलेटेड। दूसरी चीज, जो मनी बिल है उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। राज्यसभा उसको पास करे ना करे तो भी उसको पास मान लिया जाएगा, और उसको प्रेसिडेंट को भी साइन करना होगा, वो वीटो लगा सकता है उसके बाद। यहाँ पे भी सेम फाइनेंस बिल में ऐसा है, लेकिन यहाँ पे इस बिल को प्रेसिडेंट क्या, ओ सॉरी, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिक्लेयर नहीं करता। तो इसका मतलब इसके बाद का प्रोसीजर इसका कैसा हो जाएगा, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल होता है, सिंपल। लेकिन ये भी इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे, और सिर्फ लोकसभा में।
और ये दोनों हाउस में पास होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको स्पीकर डिक्लेयर नहीं करता, दूसरा इसको दोनों हाउस में पास होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी दोनों की सेम थी। देखो ऑर्डिनरी बिल का ऑर्डिनरी बिल का जो आर्टिकल है वो 107 और 108 है। इट कंटेन द प्रोविजन अदर देन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। इसमें जो भी प्रोविजन है वो कैसे हैं, वो मनी बिल और फाइनेंस बिल के जो भी अलग हैं उसको हट के, मतलब वो वाले आपको नहीं लेने हैं, उसके बिना जितने यहाँ पे पढ़ने हैं, मतलब वो वाले प्रोविजन में नहीं आते जो उसमें थे। अब इट कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ, इट कैन बी इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब इसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए बिल को ले आने के लिए, किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। ये इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी से इसको पास करना है। आप लोकसभा में लेके आ जाओ, इसको राज्यसभा में लेके आ जाओ, तो फर्क क्या दिख रहा है आपको कि मनी बिल या फाइनेंस बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता था, लेकिन ऑर्डिनरी बिल कहीं भी लेके आ जाओ आप, चाहे राज्यसभा में लेके आ जाओ पहले या लोकसभा में, इसको प्रेसिडेंट को पूछने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट इसको रिकमेंड करे ना करे, ये बिल लेके आया जा सकता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें कुछ और भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज आगे इसके बारे में। ज्वाइंट सेक्शन का भी इसमें प्रोविजन होता है। चलिए आगे इसका थोड़ा सा प्रोविजन देख लो। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पे, किसी भी हाउस में लाया, जैसा मैंने बता दिया। अब वहां पे इसको पास होना पड़ेगा कैसे, सिंपल मेजोरिटी। मान लीजिए लोकसभा में आया तो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा में आया तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास होकर कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। जिसके पास भी दूसरी बार जाएगा, अदर हाउस जो भी होगा, वो इस बिल को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। वो इस बिल को होल्ड कर सकता है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। ऑर्डिनरी बिल होगा तो जो भी दूसरा हाउस होगा वहां पे वो उसको होल्ड कर सकता है 6 मंथ। लेकिन अगर 6 मंथ तक कोई रिप्लाई नहीं करा, जहाँ तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे, अगर पास नहीं करा तो 6 मंथ तक वो कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, है ना। इसका मतलब फेयर करना चाहते हैं बिल को। इस केस में क्या होगा, इस केस में फिर प्रेसिडेंट बुलाता है आपका 108 आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है। मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया प्रेसिडेंट की पावर में, ये प्रेसिडेंट बुलाता है। आर्टिकल कौन सा है, 108। आर्टिकल कौन सा, 108। और ज्वाइंट सेशन का हेड कौन होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसमें जो हेड होता है वहां पे जो उनको लीड करता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ज्वाइंट सेशन में राज्यसभा लोकसभा दोनों को बुलाया जाता है। इसका हेड कौन होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ पे इसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा बिल को, और किससे, सिंपल मेजोरिटी से। अगर यहाँ पे फेल हो जाता है देन बिल क्या हो जाएगा, बिल लैप्स हो जाएगा। मतलब ज्वाइंट सेशन में अगर पास नहीं होता तो बिल लैप्स हो जाएगा, बाकी सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज्वाइंट सेशन किस बिल में बुलाई जाती है, ना तो मनी बिल में आया ना ही फाइनेंस बिल में। तो ऑर्डिनरी बिल में ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कब, जब एक दूसरा हाउस इसको पास नहीं करेगा, 6 मंथ तक कुछ भी रिप्लाई नहीं करेगा, तब इसके लिए ज्वाइंट सेशन होगा। और पूछा जाए कि अगर प्रेसिडेंट के पास जाए, क्या इस बिल को प्रेसिडेंट डिनाई कर सकता है, तो मे पास भी कर सकता है और सेंड बैक बाय रिकंसिडरेशन, तो उसको दोबारा से सोच विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। अब आपको पता चल गया कि इसको अगर वापस भेजा जाए तो कौन सी वीटो पावर यूज करता है। ठीक है, इसमें कौन सी वीटो पावर लगाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अगर प्रेसिडेंट किसी भी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है तो उसको कौन सी वीटो बोला जाता है प्रेसिडेंट की। लेकिन अगर दूसरी बार आएगा तो दूसरी बार इसको वो डिनाई नहीं कर सकता, दूसरी बार प्रेसिडेंट को साइन करनी पड़ेगी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कोई भी बिल अगर दूसरी बार आता है तो साइन करने पड़ते हैं। टिल डेट ज्वाइंट सेशन अभी तक 4 टाइम्स हुए हैं। कितने हुए अभी तक, 4 टाइम्स। सबसे पहले हुआ था 1961 में जब आपका डाउरी प्रोविजन एक्ट आया था, एंड सेकेंड वॉज हेल्ड इन 1978। कब, जब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था। 2002 में जब आपका प्रोविजन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी एक्ट आया था, जिसको हम पोटा भी बोलते हैं। और 2008 में आया था जब वीमेन रिजर्वेशन बिल आया था। तो ये 4 बार आपकी ज्वाइंट सेशन बुलाई जा चुकी है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अभी तक कितनी बार ज्वाइंट सेशन हुआ है, तो आंसर होगा 04 टाइम्स। 04 टाइम्स। पूछा जाए कि ऑर्डिनरी बिल को कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, देन आंसर विल बी आइदर हाउस, किसी भी हाउस में। और ज्वाइंट सेशन किस में बिल आ जाती है, तो आंसर याद रखना, डेट इज ऑर्डिनरी बिल। तो प्रेसिडेंट इसको
रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, और इसको दूसरी बार जब वापस इसको आएगा तो इनको साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा ऑर्डिनरी बिल। आई होप मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और आपका फाइनेंस बिल तीनों क्लियर हो गए। तीनों को हमेशा डिफ्रेंशिएट करके ही याद करो। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ऑफ लोकसभा उसको डिक्लेयर करता है। अगर उसको डिक्लेयर नहीं करेगा फाइनेंस बिल को, तो वो फाइनेंस बिल रह जाएगा। उसको आगे सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा, दोनों हाउस में पास होना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। ठीक है, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, और उसको प्रेसिडेंट मनी बिल की तरह डिक्लेयर नहीं करता। उसके बाद ऑर्डिनरी बिल कौन सा है, अदर देन मनी बिल एंड फाइनेंस बिल। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों हाउस में कहीं भी रखा जा सकता है। वो दोनों लोकसभा में रखे जा रहे थे, इसको 6 मंथ तक दूसरा हाउस होल्ड कर सकता है। इसके लिए ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन होता है। आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट उनको ज्वाइंट सेशन को बुलाता है, और हेड होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये सारे पॉइंट छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिर बच्चों को लगता है क्वेश्चन टफ बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे गाइज। नेक्स्ट बिल की बात करते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। चलिए गाइज लास्ट देख लीजिए अभी आप, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या कहता है, इट कंटेन द प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट। जिस भी बिल में अमेंडमेंट की बात की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट की बात होगी उसको बोला जाता है अमेंडमेंट बिल। तो ये नाम से ही पता चल रहा है अमेंडमेंट बिल है। इसको भी सेम ऑर्डिनरी बिल की तरह विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो इंट्रोड्यूस कहाँ होगा, बिल्कुल सेम जैसे आपका ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में। अब ऑर्डिनरी बिल को पास होने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, लेकिन इसमें इसको पास होने के लिए किसी भी हाउस में आएगा, अगर लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया, तो इसको कौन सी मेजोरिटी चाहिए, इसको चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार कमेंट करके बताइएगा मुझे। दूसरी चीज, आप लोग क्लास देखते हो, इस तरह का कंटेंट आपको जम्मू कश्मीर में वैसे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना हम पढ़ाते हैं और जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, लेकिन आप फिर भी कमेंट करके नहीं बताते हो कि क्लास कैसी लगी, क्या डाउट्स है, कुछ भी। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि आपके कमेंट से, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ये भी नहीं करोगे तो फिर हमारा पढ़ाने का मन नहीं करता इतना। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कमेंट करके बता दिए करो क्लास कैसी लगी, और बाकी इसमें कोई एक्स्ट्रा नीड है ऐड करने की तो बता दो। अब इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने तो खैर कोई नीड नहीं है, क्योंकि इतना हम पढ़ाते हैं, ऐसा कोई JNK में नहीं पढ़ाता है। जिस बच्चे ने पॉलिटी हमसे पढ़ी होगी, मैं उस चीज़ को गारंटी लेता हूँ बच्चे की, वो सारे के सारे क्वेश्चन बना देगा। बस आप MCQ साथ में प्रैक्टिस कर लेना हमारी बुक वाले। ठीक है, तो बाकी कोई इशू नहीं है। क्लास आपको जो दी जा रही है वो कंटेंट उसका एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा, और एग्जाम उसी में से आएगा सारा। बाकी सिलेबस तो खत्म, बाकी वालों ने काफ़ी चैनलों ने कर भी दिया। आप देखो उसने जो पढ़ाया और आप यहाँ से पढ़े हो, उनका कंटेंट हमारा आधा होता है, और हमारा जो पढ़ाने का तरीका होता है, हम लोग थोड़ी सी जगह में आपको मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा देते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट पढ़ने होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। अगर ये एक हाउस में पास हो जाता है किससे, स्पेशल मेजोरिटी से, तो दूसरे हाउस में भी इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। ध्यान देना, यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल की तरह ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता। अगर दूसरे हाउस में पास नहीं हुआ तो बिल क्या हो जाएगा, बिल आपका लैप्स हो जाएगा। बिल क्या हो जाएगा, लैप्स। वहां पे क्या था ऑर्डिनरी बिल में, कि अगर बिल दूसरे हाउस में नहीं हो रहा पास, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। तो ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए, ये चीज याद रखना। अब इसको प्रेसिडेंट बाकी सब में अपनी अपनी वीटो यूज कर सकता है। कहीं वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज रहा है, कहीं इस पे पॉकेट वीटो लगा रहा है, लेकिन अमेंडमेंट बिल होगा उस पे प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। इस पे कोई भी तरह की वीटो यूज नहीं कर सकता। ये 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1971 में। उसके बाद ये बोला गया था कि अमेंडमेंट बिल पे प्रेसिडेंट कोई भी तरह की वीटो यूज नहीं कर सकता। इसका मतलब प्रेसिडेंट बाउंडेड है टू साइन द बिल, तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। That is called कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपने देख लिया, ऑर्डिनरी बिल देख लिया, मनी देख लिया, और आपने फाइनेंस बिल देख लिया। सब में डिफरेंस मैंने समझा दिया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंड्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अब इसमें सब टॉपिक आ गया कि फंड्स ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, फंड कहाँ कहाँ से आते हैं, पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही फंड है देखो। अब फंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, वैसे भी आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, क्योंकि हमारे चैनल पे वही बच्चे पढ़ते हैं जो पेपर क्रैक करने के लायक होते हैं। हमारा कंटेंट वही बच्चे पढ़ पाते हैं जो सिंसियर होकर पढ़ते हैं। अदरवाइज ऊपर ऊपर से देखने वाले यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिन पढ़ते हैं।
चलिए गाइज, अभी हम देख लेते हैं फंड्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले एक फंड आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन सा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा फंड होता है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में क्या फ़र्क है? अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल नंबर 266 का फर्स्ट क्लॉज कहता है। तो कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया वो फंड ऑफ इंडिया है, वो आर्टिकल 261 का फर्स्ट क्लॉज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 266 आर्टिकल बोल सकते हो आप। बोला जाए कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 267, आर्टिकल नंबर 267। तो ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और दूसरे वाला भी, दोनों की दोनों आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। जो भी मेन टॉपिक होता है उसका आर्टिकल तो पता होना चाहिए। जैसे ज्वाइंट सेशन का आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मेन फंड्स ऑफ इंडिया होता है, गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट का ये सबसे मेन फंड होता है, सबसे ज़्यादा पैसा यहीं रखा जाता है। जो इंडिया गवर्नमेंट जितना पैसा यूज़ करती है वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही करती है। जैसे पीएम केयर फंड आया था, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अलग था, उस पर आप आरटीआई नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जितने भी होंगे वो सारे कहाँ हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो इंडिया के अंदर जितने भी रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे खर्चे कहाँ से होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इसको विड्रॉल किया जा सकता है सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस तरीके से विड्रॉल किया जाता है, इसको पार्लियामेंट पास करेगा तभी ये बिल निकलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल 267 में इसका आर्टिकल में मेंशन किया उसको, ये इमरजेंसी बिल होता है। ये कौन सा बिल होता है? ये इमरजेंसी बिल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई इमरजेंसी आती है तब हम कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को यूज करते हैं। यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे देखो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड। तो ये एक तरह का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, क्योंकि उसी में से पैसे निकाल के इसमें डाले जाते हैं। और इसलिए अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, मान लीजिए कोई डिजास्टर आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इस केस में हम लोग कॉन्टीजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ज़्यादातर तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी फंड यूज होता है। ये जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, मान लीजिए एट ए टाइम आपको क्या चाहिए? फंड चाहिए, और पार्लियामेंट एकदम से बैठा नहीं सकते, हो सकता है पार्लियामेंट ऑफ चल रहा है, जैसे कोविड में पार्लियामेंट नहीं चल रहा था, तो उसमें क्या किया जाता है कि हम लोग कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया को यूज़ कर सकते हैं। इसको पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो इमरजेंसी में इसको यूज़ किया जाता है। इसकी जो विड्रॉल है वो कौन करवाता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाता है। मैक्सिमम 500 से 30,000 करोड़ तक की होती है। तो पिछले क्लास में मैंने आई थिंक 3,000 करोड़ बोला था मैक्सिमम, तो ये 500 से 30,000 करोड़ तक मैक्सिमम होती है। इसको प्रेसिडेंट विड्रॉ करा सकता है, किसके द्वारा? फाइनेंस बिल लेके। एक फाइनेंस बिल लाया जाएगा, इसको प्रेसिडेंट इसको क्या करता है? फाइनेंस बिल के थ्रू क्या करता है? अप्रूवल विड्रॉल करा सकता है। हालांकि ये फाइनेंस मिनिस्टर है, वही करती है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालती देती है, लेकिन कौन बोलता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सही में उसका आंसर होगा, इसको कौन विड्रॉ करा सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवा सकता है। तो ये है दोनों फंड। मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया। वो इसलिए बनाया गया ताकि इमरजेंसी में इसको हम यूज़ कर सके, जब सेशन नहीं होता तो इमरजेंसी में इसको निकाल सके। इसको प्रेसिडेंट निकालता है, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट निकालता है। उसमें पार्लियामेंट सेशन में होता है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए निकालने के लिए। जितने भी खर्चे हैं रेवेन्यू में सारे कहाँ होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यही मेन फंड होता है, ठीक है। और आर्टिकल याद कर लेना। ये थे आपके फंड। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उसके बाद हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। फिर हम इसी के साथ इसी सेशन में स्टार्ट करेंगे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। चलिए गई, सबसे पहले देख लीजिए आप डेफिनेशन में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन आवर क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर क्या होता है? तो क्वेश्चन आवर का मतलब क्वेश्चन पूछने वाला आवर्स। इसको सबसे पहले तो बोला जाएगा कि लोकसभा में कब लाया जाता है। तो ये फर्स्ट आवर इन लोकसभा, जब लोकसभा में इसको लाया जाता है, क्वेश्चन आवर जब रखा जाता है तो वो लोकसभा के पहले आवर्स में रखा जाता है। तो लोकसभा स्टार्ट होती है 11 बजे, तो 11 AM टू 12 नून तक इसको रखा जाता है। तो लोकसभा या राज्यसभा का फर्स्ट आवर कौन सा होता है? तो आंसर होगा 11 AM टू 12 AM, 12 नून, ठीक है। और अगर राज्यसभा में लाया जाए क्वेश्चन आवर तो वो कब लाया जाता है? सेकेंड आवर में लाया जाता है। भाई क्वेश्चन आवर लाया जाता है लोकसभा में कब? लोकसभा में पहले आवर में क्वेश्चन आवर। और अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो वो कहाँ होगा? वो सेकेंड आवर में होगा। इसमें होता क्या बेसिकली? एनी MP कैन आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर।
तो जो भी एमपी होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी मिनिस्टर है उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करने के टाइप होते हैं, सबसे पहले तो वहाँ पे यहाँ तो स्टार्ट क्वेश्चन किया जाएगा, स्टार्ट मतलब स्टार, तो जिसके स्टार लगे होते हैं क्वेश्चनों के, तो ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि भाई ये तो 5 स्टार क्वेश्चन है। तो स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब होता है उसका आंसर कैसे दिया जाता है, वो ओरल ओरल आंसर उसका दिया जाता है, मतलब जैसे पूछा गया वहीं पे बता के बोल के आंसर दे दिया गया, जो भी पूछा वहीं पे आंसर दे दिया। तो स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर एट ए टाइम देना होता है, ठीक है। उसके बाद लाया जाता है कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पहले नोटिस दिए जाते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन कौन सा होता है, जिसका आंसर आप लोग ओरल नहीं दे सकते, रिटन आंसर इज गिवन। तो कैसा आंसर देना पड़ेगा आपको, रिटन आंसर इज गिवन। तो स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, ओरल था। अनस्टार्ट का आंसर क्या था, रिटन। अब रिटन एट ए टाइम तो दे नहीं सकते, इसलिए इसका टाइम होता है कि विद इन 10 दिन नोटिस के अंदर अंदर उसको आंसर देना पड़ता है। एक होता है तीसरा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है, इसका आंसर भी ओरल ही देना होता है, इसका आंसर ओरल होता है। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि अगर आपको आंसर नहीं आता तो आपके पास 10 दिन का टाइम होता है। तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में 10 दिन का टाइम होता है, तो आंसर ओरल होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अनस्टार्ट क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया जाता है, रिटर्न की ओरल, तो आंसर होगा रिटर्न, और वो भी 10 दिन का टाइम होता है। तो ये होता है आपका क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर समझ के कि क्वेश्चन पूछने वाला घंटा, कि किस घंटे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लोकसभा में लाया जाएगा क्वेश्चन आवर, तो वो फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट, और राज्यसभा में सेकंड आवर में। इसमें कोई भी एमपी किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं, मे बी स्टार्ट, अनस्टार्ट एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अगर स्टार्ट क्वेश्चन होगा तो आंसर ओरल उसी टाइम देना पड़ेगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन होगा, ये अनस्टार्ट स्टार्ट क्या है ये डिफाइन करती है आपको, वो आपके जो भी लोकसभा राज्यसभा वही डिफाइन करेंगे, क्वेश्चन कौन सा वो बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अनस्टार्ट क्वेश्चन होगा, तो वो कौन सा होगा, उसमें रिटर्न आंसर देना है कितने, विद इन 10 डेज के अंदर अंदर टाइम होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में भी 10 दिन का टाइम होता है, लेकिन आंसर इसका ओरल होता है। सबका आंसर ओरल देना होता है खड़े होके, लेकिन रिटर्न आंसर जो होगा वो सिर्फ किसमें दिया गया, अनस्टार्ट क्वेश्चन में। उसके बाद आता है आपका जीरो आवर्स। तो जीरो आवर कौन सा होता है, ये इंडिजीनियस है, 1984 में इसको लाया गया था। इंडिजीनियस मतलब ये इंडिया में सबसे पहले इसको यूज किया गया, इसका मतलब इंडिया के द्वारा लाया हुआ कॉन्सेप्ट है, इसको बाकी कंट्री भी कॉपी करती हैं। तो इसमें भी सेम प्रोविजन है कि जब भी इसको लाया जाएगा तो फर्स्ट आवर्स इन लोकसभा या सेकंड आवर इन राज्यसभा। तो पहला आवर क्या होता है, सवेरे सुबह सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और सेकंड आवर क्या होता है 12 से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। चलिए, दिस टाइम पीरियड इज रिजर्व फॉर द मिसलेनियस वर्क ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जीरो आवर का, तो जीरो आवर का जो टाइम पीरियड होता है ये बेसिकली मिसलेनियस काम के लिए रिजर्व रखा जाता है। इसमें कोई भी काम किया जा सकता है, किसी के बारे में बात की जा सकती है, कोई मिसलेनियस काम हो रहा है तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो मिसलेनियस में इसको रखा जाता है कि चलिए कोई भी एमपी किसी को भी लगता है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट इंपॉर्टेंट उठाने वाला वो यहाँ पूछ सकता है, उसको बोलते हैं मिसलेनियस वर्क के लिए। तो वो जीरो आवर में पूछे जाते हैं, जब भी जीरो आवर्स होता है तब ये उसको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट गाइस देखते हैं, अगली डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे आता है सेंसर मोशन। तो ये कौन सा मोशन होता है, इस मोशन को अपोजिशन पार्टी लाती है किसके अगेंस्ट द गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होती है। तो बेसिकली ये क्या होता है, सिर्फ डिफेम करने के लिए लाया जाता है, इसको निंदा प्रस्ताव भी बोला जाता है, सिर्फ निंदा करने के लिए, अगले को डिफेम करने के लिए। तो ये अपोजिशन हमेशा ऐसे करती है, कोई भी पॉलिसी लेके आ रही है गवर्नमेंट, कोई भी काम करे तो उसको निंदा प्रस्ताव लेके उसको डिफेमेशन करने की कोशिश करती है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो हमेशा अपोजिशन करता है ये। तो बेसिकली ये किसके द्वारा लाया जाता है, अपोजिशन लाया जाता है अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। जो भी पॉलिसी होगी उनको फेलियर ऑफ पॉलिसी के मतलब बताएंगे ये गलत है। जैसे कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ तो मे बी अपोजिशन लेके आ जाए कि भाई ये लॉकडाउन लगाने का तरीका गलत था, यहाँ से इतने लोगों की मौत हो गई, ये गलत हुआ, वो तो वो क्या होता है निंदा प्रस्ताव। अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है, मान लो इनको सपोर्ट मिलता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, गलत था, तो इस केस में भी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं करता, गवर्नमेंट यहाँ से डिसॉल्व नहीं होगी। ये सिर्फ क्या होता है, सिर्फ निंदा प्रस्ताव होता है अगले को डिफेम करने के लिए, तो पास हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है आपका सेंसर मोशन। नेक्स्ट देखिए आगे, अडजर्नमेंट, ठीक है, अडजर्नमेंट मोशन। अब अडजर्न करना क्या होता है, किस चीज़ को रोकना, अडजर्न करना मतलब किस चीज़ को रोकना। तो ये वाला मोशन किसके लिए लाया जाता है, देखो
इट इज द सस्पेंशन ऑफ सेशन फॉर फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स एंड इनडेफिनेट टाइम के लिए। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, ये सेशन का जब सस्पेंशन करते हैं, सेशन को आगे बढ़ा देते हैं। देखो जब सेशन होता है कभी कभी आप देखते हो अपोजिशन वाले बहुत हल्ला कर देते हैं, या अपोजिशन वाले कुछ बोल रहे हैं तो पार्टी वाले हल्ला कर देते हैं जिनके भी रूलिंग पार्टी है। जब बिल्कुल कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इन दैट केस कौन सा मोशन लाया जाता है, एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन जिस भी हाउस में है उसी हिसाब से उनके पास पावर होती है कि ये एडजर्न कर सकते हैं सेशन को रोक सकते हैं कितने टाइम के लिए, घंटों के लिए, दिन के लिए, मंथ के लिए, या इनडेफिनेट टाइम के तक भी रोका जा सकता है जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं होगी। व्हेन कब, व्हेन डेकोरम ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट मेंटेन, कब, जब डेकोरम नहीं होता है, मतलब कि वहाँ पे जो भी डिसिप्लिन है उसको मेंटेन नहीं किया जाता, ठीक है, उस केस में ये लाया जाता है। तो ये बोला जाता है, इसको बोला जाता है एडजर्नमेंट मोशन। तो आपको पता होना चाहिए एडजर्न करना मतलब रोकना। तो सेशन को रोकने के लिए कौन सा मोशन लाया जाता है, एडजर्नमेंट मोशन। जिस पावर होती है स्पीकर या चेयरमैन के पास, वो हाउस में जो भी चल रहा है आपका सेशन उसको रोक सकता है, एडजर्न कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने सुना भी होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, ये भी अपोजिशन लाती है, लेकिन कहाँ पे, लोकसभा में, क्योंकि ये सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। इसमें क्या करना होता है, मेजोरिटी को प्रूव करना होता है कि आपके पास क्या मेजोरिटी है। तो ये अपोजिशन तब लाती है जब उनको लगता है कि हमने इनके एमपी एमएलए अभी अपनी साइड कर लिए, इनके पास मेजोरिटी नहीं होगी, इसकी सरकार गिराई जा सकती है। तो ऐसा हो चुका 2-3 बार। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मोशन 50 मेंबर रिक्वायर्ड। अगर आपको लेके आना, पहली बात तो ये पॉइंट याद रखना, ये सिर्फ लोकसभा में आता है, क्योंकि गवर्नमेंट लोकसभा में ही गिरती है, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस होता है। इन ऑर्डर टू ब्रिंग द मोशन 50 मेंबर्स रिक्वायर्ड। अगर इस मोशन को लेके आना है तो मिनिमम आपके पास 50 लोगों की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लोकसभा में 50 एमपी आपके होने चाहिए, तब ये मोशन लाया जा सकता है। ये मोशन को पास होना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से ये पास होना पड़ेगा। क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो मैक्सिमम लोग प्रेजेंट होते हैं। उस केस में क्या होता है कि सिंपल मेजोरिटी अगर प्रूव कर देती है अपोजिशन, अगर सिंपल मेजोरिटी प्रूव कर देती है जो भी रूलिंग पार्टी, तो उसकी पार्टी बनी रहेगी। अगर नहीं कर पाती तो प्रेसिडेंट इनको डिसॉल्व करेगा। तो फिर क्या होता है, अगर मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाता है, प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर फेल हो जाता है, तो गवर्नमेंट क्या है, सेफ फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो अगले 6 मंथ तक ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता, गवर्नमेंट 6 मंथ के लिए सेफ हो जाती है। तो ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये कब लाया जाता है, जब ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी के साथ जो सिंपल मेजोरिटी वो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जब सरकार 2-3 पार्टी मिलकर बनाती है, तो उस केस में भी ये लाया जाता है, क्योंकि कोई पार्टी अगर दल बदल लेती है, दूसरी साइड हो जाती है, तो भी उनकी मेजोरिटी प्रूफ नहीं होगी। इस केस में भी गवर्नमेंट क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये 2-3 बार लाया जा चुका है, तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो ये आपका पार्लियामेंट का सेशन पूरा कंप्लीट हो गया। हमने पार्लियामेंट में वो सारी चीज़ें पढ़ ली, और पार्लियामेंट के साथ हमने स्टेट लेजिस्लेटिव भी पढ़ लिया। हमारा स्टेट वाला भी साथ साथ खत्म हो रहा है, सेंटर वाला भी। और यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसको रिवाइज करते हो 2-3 बार, हमारी बुक से एमसीक्यूज करते हो, हमारे मॉक टेस्ट देते हो, क्योंकि हमने मॉक कम से कम 160 से ज़्यादा मॉक बनाए हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक से पढ़ सकते हो, फुल मॉक देख सकते हो। तो हमारा कंटेंट भी वैसा ही होगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बीच में मैंने आर्टिकल 74, 5, 6 मैंने छोड़ दिया था। चलिए उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि पार्लियामेंट का सेशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि पार्लियामेंट में आपको कैसा क्लास लगा, आपको इसमें कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, अभी हम स्टार्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, ठीक है। चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में